मैंने अपने दाएं बाएं देखा तो मुझे कोई नजर नहीं आया था। शायद हवा का एहसास मुझे छू कर गुजरा था, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे पलटकर देखा तो मेरी जान निकल गई थी, क्योंकि वहां पर सफ़ेद कपड़ों में कोई खड़ा हुआ था और उसके हाथ में शायद कोई जलती या बुझती हुई मोमबत्ती थी। मेरे मुंह से अचानक जोरदार चीख निकली और मैं डर के मारे वहीं पर गिरती चली गई। कुछ ही देर बाद मुझे अपना होश न रहा था और जब मुझे होश आया तो मैं अपने ही कमरे में थी। हमारे घर की नौकरानी चंपा, जो मेरे खस नौकरानी थी, वो मेरे करीब बैठी रोई जा रही थी। उसे रोता हुआ देखकर मैं झट से उठकर बैठ गई थी और उससे कहा कि क्या हुआ चंपा, तुम रो क्यों रही हो? मैंने उसे हैरत से देखा तो वो मुझे होश में देखकर चिल्लाते हुए बाहर निकल गई और साहब जी चिल्लाने लगी। कहने लगी, रमा, भाभी जी को होश आ गया। मैं उसकी इस हरकत पर बहुत ज्यादा हैरान थी। तभी मैंने जिसे अंदर आते हुए देखा, उसे देखकर मेरे चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो आज भी वैसा ही था, हल्की सी दाढ़ी, गोरा सा रंग और बहुत ही प्यार भरा चेहरा, जिसे मार्च तक प्यार करती हूँ। मैंने चौंक कर कहा, प्रशांत, तुम? प्रशांत भी मुझे हैरानी से देख रहा था और धीरे धीरे कदम उठाते हुए वो मेरे करीब आने लगा था। कहने लगा, लगता है आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा है भाभी। वो ताने देते हुए अंदाज में मुस्कुराकर कहने लगा और मैं उसकी बात पर घबरा सी गई थी। मैंने उसे कहा, नहीं, तुम्हारा अपना घर है, भला मैं तुम्हें तुम्हारे घर में कहीं आने जाने से कैसे रोक सकती हूँ? मैं कौन होती हूँ बुरा मानने वाली? उसने चंपा की तरफ देखकर कहा। चंपा, डॉक्टर ने जो भाभी के लिए दवाई दी है वो याद से इन्हें खिलाती रहना। प्रशांत के शब्दों में सख्ती साफ नजर आ रही थी। जल्दी से हमें सिर हिला दिया, लेकिन मैं हैरान थी और मैंने कहा कि कौन सी दवाइयां? मैंने चंपा की तरफ देखकर कहा। इतनी ही देर में प्रशांत लंबे लंबे कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। चंपा ने मुझे बताया कि भाभी जी, कल रात आप जब गार्डन में टहल रही थीं तो बेहोश हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि उसी टाइम पर छोटे साहब घर आ रहे थे और उन्होंने आपको गार्डन में पड़े बेहोश होते हुए देख लिया, तो वो आपको गोद में उठाकर यहाँ तक ले आए थे और उसे टाइम वो अपनी गाड़ी में डालकर आपको अस्पताल ले गए थे। मैं चंपा की बातें बड़ी हैरानी से सुन रही थी। अब मुझे याद आने लगा था कि कल रात मैं गार्डन में टहल रही थी और जैसे ही मैंने किसी की आहट सुनी तो पीछे पलटकर देखा, कोई मेरे पीछे हाथ में मोमबत्ती लेकर खड़ा हुआ था। ये सारी बात मैंने चंपा को बताई तो वो भी डर के मारे मुझसे लिपट गई। मैंने कहा, पागल हो गई हो क्या? मैंने उसे खुद से दूर किया और कहा कि जाओ, मेरे लिए चाय बनाकर लाओ। चंपा पहले से ही बहुत ज्यादा डरपोक थी। मेरी ये बात सुनने के बाद वो और भी ज्यादा डरने लगी थी। मैं पछता रही थी कि मैंने उसे क्यों बताया, मगर कल रात जो हुआ था वो सब मेरा वहम नहीं था और अब ये सोच सोच कर मुझे तसल्ली हो रही थी कि प्रशांत मुझे खुद उठाकर यहाँ लाया था। इसका मतलब कि उसके दिल में आज भी मेरे लिए मोहब्बत है, उसे मेरी फिक्र थी। मुझे इस बात से बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन उस वक्त उसे क्या हो गया था जब मुझे उसकी ज़रूरत थी और उसने बिना कुछ सोचे समझे ही मेरा साथ छोड़ दिया था? मेरे बारे में जानने की भी कोशिश नहीं की थी और जब अपने भाई की शादी पर मेरी मुलाकात हुई तो वो इस तरह से अनजान बन गया जैसे वो मुझे जानता ही नहीं है। मैं हमेशा यही सोचती रहती थी कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिस बात से प्रशांत मुझसे नाराज है और ऐसी हरकतें कर रहा है। मैं यही सब कुछ सोच रही थी जब अचानक चंपा ने मुझे आवाज लगाई तो मैं एकदम से होश में आ गई। अब प्रशांत हमारे घर में ही रहने लगा था और मुझे ताने मारने की वो कोई कसर नहीं छोड़ता था। मुझे प्रशांत की बातें जहर लगती थीं क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं थी। शांत मुझे इस बात का कसूरवार ठहरा रहा था। मेरी सास ने कहा था कि मैं उसके लिए लड़की तलाश करूं और प्रशांत मुझे सबके सामने भाभी भाभी कहकर चिढ़ाता रहता था। प्रशांत बिल्कुल पहले जैसा नहीं था। उसके बात करने का अंदाज भी बिल्कुल बदल चुका था। ऐसा लगता था जैसे वो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है, मगर मैं उसकी कसूरवार नहीं थी। उल्टा वही मैदान छोड़कर भाग गया था। ये सारी बातें मेरा जीना दुश्वार कर रही थी। रात हो चुकी थी, अब सब लोग सो चुके थे। फिर से वही आवाज मेरे ससुर के कमरे से आने लगी थी। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और कमरे से निकलकर टहलती हुई अपने ससुर के कमरे तक पहुंच गई थी। मैंने देखा कि आज मेरे ससुर अपने कमरे में मौजूद नहीं थे। मैं उनके कमरे में चारों तरफ देख रही थी। तब ये अचानक मेरी नज़र उनके कमरे में लगे हुए शीशे पर गई। इस शीशे के अंदर मुझे कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी।
मैं जैसे ही शीशे के करीब गई और मैंने शीशे को छुआ तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि शीशा मेरे छूते ही एक साइड को हो गया था और सामने का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि ये एक दरवाज़ा था और दरवाजे के ऊपर बड़ा सा शीशा लगाया गया था ताकि किसी को पता न चले कि यहाँ पर कमरे का दरवाज़ा बना हुआ है। मैं उस कमरे के अंदर चली गई। वहाँ तो मेरी आवाज़ गूंज रही थी, क्योंकि दीवार पर लगे टीवी पर वीडियो चल रही थी जिसमें मैं प्रशांत के करीब बैठी हुई हंस रही थी और उससे बातें कर रही थी। मुझे याद आया कि प्रशांत के एक फ्रेंड ने उसके लिए अमेरिका से डिजिटल कैमरा भेजा था और जब हम दोनों रिलेशनशिप में थे तब वो हर टाइम मेरी वीडियो बनाता रहता था और हर मोमेंट के फ़ोटो क्लिक करता रहता था। मैं उसकी इस आदत से बहुत तंग थी, लेकिन वो बाज नहीं आता था क्योंकि प्रशांत की आदत बहुत हंसी मजाक करने वाली थी। उसने न सिर्फ मेरी बल्कि हम दोनों के साथ बीते हुए अच्छे बुरे सारे पल की वीडियो बनाई हुई थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बहुत बातें करते थे। ये सब देखकर मेरी आंखें भर आई थीं। मैंने देखा कि दीवार पर लगी हुई LED ऑन थी। इस कमरे में आज मेरे ससुर भी नहीं थे। मैं जल्दी से भागती हुई नीचे प्रशांत के कमरे में गई ताकि इस वीडियो को उसे डिलीट करवा सकूं, क्योंकि अब इस वीडियो को रखने का कोई फायदा नहीं। अगर ये सब मेरी सास या ससुर ने देख लिया तो वो लोग मुझे ही गलत समझेंगे। पहले ही मैं इस घर में काफ़ी सारी परेशानियां झेल रही हूं, अब मैं और ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहती। मैं जैसे ही प्रशांत के कमरे में गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि प्रशांत जाग रहा था और उसके हाथ में एक रिमोट था। मैंने प्रशांत से साफ साफ बात करने का फैसला कर लिया था कि भला वो क्या करना चाहता है। उसने मुझे खुद तो एक्सेप्ट नहीं किया, क्या वो मुझे इस घर में भी नहीं रहने देना चाहता? मैं उसके करीब चली गई। मुझे देखकर वह कहने लगा, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैंने उसे धीरे से आवाज लगाई। प्रशांत, आज उसकी आंखों में पुरानी वाली चमक मुझे नजर आ रही थी। मैंने उसे कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? प्रशांत, वो कहने लगा, क्या कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ? मैंने कहा, प्रशांत, मैं सब कुछ जान चुकी हूं। तुमने ससुर जी के कमरे में वो टीवी लगवाया हुआ है और उस पर वीडियो चलाते हो। जब मुझे अपनी आवाज आती है तो मैं परेशान हो जाती हूं, तो मुझे ये सब कुछ परेशान करने के लिए ही तो कर रहे हो। इस बारे में अगर तुम्हारे मम्मी पापा को पता चल गया तो वो लोग मुझे इस घर से ढक्के मारकर निकाल देंगे, क्योंकि मैं अभी भी तुम्हारे भाई की पत्नी हूं। कभी तुम मेरी पायल छत पर छोड़ आते हो, कभी मेरी बाली तुम अपने पापा के कमरे में छोड़ देते हो। ये कहकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने खुद पर बहुत कंट्रोल किया था, मगर आज मैं परेशान से वजह पूछना चाहती थी, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वो बड़ी हैरानी से मेरे आंसू बहते हुए देख रहा था। कहने लगा, तुम रो रही हो? मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। रमा उसके होठों से अपना नाम सुनकर मैं और भी ज्यादा तड़प कर रोने लगी थी। वो मुझे रोता हुआ नहीं देख पा रहा था। उसने कहा, पागल लड़की, तुम क्यों रो रही हो? उसने कहा कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। उसकी बात पर मैंने अचानक ही अपना सर उठाकर देखा, इसलिए मैं चोरी चुपके उनके कमरे में जाकर रात को टीवी ऑन कर दिया करता था। उसका रिमोट यहाँ मेरे पास मेरे कमरे में होता था। पापा के कमरे में कैमरे लगे हुए हैं। जब भी तुम कमरे में जाती ये देखने के लिए कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तब मैं LED ऑफ कर देता था और हर रात इसी तरह से तुम्हें तंग करता था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में मुझे ये बात पता चली कि तुम तो इस शादी के लिए तैयार ही नहीं थी। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया था। ये सब कुछ मुझे तुम्हारी बहन ने बताया, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती थी। ये शादी भी तुमने सिर्फ अपने माता पिता के कहने के मुताबिक ही की है। अब जब मुझे सारी सच्चाई के बारे में पता चला तो आज रात मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। आज पापा भी शहर से बाहर गए हुए हैं और मेरे प्लान के मुताबिक आज तुम मुझसे बात करने के लिए खुद ही आ गई। मैं खुद तुम्हारे साथ जानबूझकर कर रहा था। मुझे अपनी गलती पर बहुत अफसोस है। मुझे माफ़ कर दो रमा, ये सारा झूठ मेरी माँ ने बोला था, क्योंकि मेरा भाई तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता था। तुम्हारा इस्तेमाल करके वह तुम्हें छोड़ने का इरादा पहले से ही रखता था, इसीलिए वह तुम्हें छोड़कर चला गया। मैंने अपनी माँ से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए और अब मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर कहीं दूर चला जाऊँगा। प्रशांत की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं फूट फूट कर रोने लगी। प्रशांत ने कहा कि तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं, बस तुमने जितनी परेशानी झेलनी थी अब झेल ली। अब तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो तुम मुझे माफ़ कर दो और मेरे साथ यहाँ से निकल कर चलो।
हम दोनों एक अलग दुनिया बसाएंगे। अब मैं और ज्यादा अपने बीते हुए कल पर नहीं रोना चाहती थी, क्योंकि मेरे साथ सबने ही गलत किया था। मेरी सास, मेरे माता पिता और मेरा पति प्रशांत से सब लोगों ने मेरे बारे में झूठ कहा था, क्योंकि हर कोई मुझे आनंद की पत्नी बनाना चाहता था। मैंने फैसला किया, प्रशांत से शादी कर लूंगी। प्रशांत मुझे लेकर रात के टाइम पर ही ससुराल से भगा ले गया, क्योंकि वो अपने माता पिता से भी सारे ताल्लुक खत्म कर चुका था और वो मुझे लेकर अमेरिका आ गया। यहाँ हम दोनों ने शादी कर ली और अब हम अमेरिका में ही रह रहे हैं। कभी कभी हमारे पेरेंट्स ही हमारी खुशियों के बीच आकर खड़े हो जाते हैं। क्या था अगर प्रशांत की शादी उसकी माँ मेरे साथ करवा देती? वो अपने बड़े बेटे की करतूत नहीं जानती थी और उन्हें नहीं पता था कि अपने बड़े बेटे से शादी करवाने के बाद मेरी जिंदगी कितनी परेशानी से गुजरने वाली है। मैंने किसी की चिंता न करते हुए प्रशांत के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया और मैं प्रशांत के साथ अब बहुत खुश हूँ, क्योंकि प्रशांत ने भी गुस्से में वही सब किया जो उसे दिखाया गया था। कभी कभी हम लोग गलत फहमी का शिकार होकर अपने ही चाहने वालों को अपने आप से दूर कर देते हैं। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि गलतफहमी के भी दो पहलू होते हैं और दोनों पहलू को पहले जांच लेना चाहिए, उसके बाद ही कोई फैसला करना चाहिए। नहीं तो आपकी जिंदगी भी शायद मेरी जैसी ही हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।